हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि डेफिनेटली आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट करने वाला है। यूपीएससी ऐसे ही हॉट एंड बर्निंग टॉपिक्स को देखता है कि स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता है कि नहीं, एस्पिरेंट्स को इसके बारे में पता है कि नहीं। आपको लग तो रहा होगा कि ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई है, पर नहीं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है वो तो अलग है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस के संदर्भ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जीएस मेंस पेपर सेकंड की, तो हो क्या रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने और साथ ही साथ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कांग्रेस पर जम के आरोप लगाए हैं। कहा गया है कि कच्चाथीवू द्वीप, जो कि पाक जलडमरू मध्य में स्थित है, उसे इंडिया ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अंतर्गत, जब वो हमारी प्रधानमंत्री थी, बेरहमी से दे दिया गया। किसको? श्रीलंका को। अब श्रीलंका खुद ही इस बात से चिंतित हो रहा है क्या भारत इसे वापस ले लेगा। उससे बड़ी चिंताजनक बात यह है क्या श्रीलंका इसे वापस दे देगा, क्योंकि श्रीलंका और चाइना के संबंध काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। और क्या ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इंटरनेशनल अरीना में प्ले आउट करने वाली है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि कच्चाथीवू इंडिया को कैसे बिलोंग करता था, इंडिया के पास कैसे था ये, और बाद में इसे क्यों दे दिया गया, और अभी क्या हालात हैं इसके। तो अगर हम देखें मेंस के पर्सपेक्टिव से तो काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज आपको मिलने वाली है, साथ ही साथ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी आपको नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री, हमारे जो अभी के प्रधानमंत्री हैं, साथ ही साथ हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, अभी इन्होंने कच्चाथीवू द्वीप का पूरा मुद्दा ही ऐसा बना दिया है कि बहुत सारे पर्सपेक्टिव हमको देखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कच्चाथीवू द्वीप कहाँ पे है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये होगा कि कच्चाथीवू द्वीप कहाँ पे स्थित है। दूसरी चीज़ हमको ये जानना ज़रूरी है कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसका इतिहास क्या रहा है, किस प्रकार से ये भारत का हिस्सा हुआ करता था और किस प्रकार से अब ये जाफना प्रोविंस का हिस्सा है, किसके? श्रीलंका के। और ये कहाँ पे स्थित है, ये अगर हम इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस देखें तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारे लिए क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे बड़ी बात यह है क्या मछुआरों को इससे कोई भी फ़ायदा होने वाला है अगर बाय चांस इंडिया को कच्चाथीवू द्वीप वापस मिल जाता है तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए जाननी ज़रूरी है। चलिए देख लेते हैं कच्चाथीवू द्वीप के बारे में। कच्चाथीवू द्वीप पाक जलमड्रू मध्य, जो कि बंगाल की खाड़ी और अरब महासागर को जोड़ता है, वहाँ पे स्थित है। ये करीबन समझ लीजिए 285 एकड़ तक फैला हुआ है। ये अगर भारत से हम बात करें, मेनलैंड मुख्य भूमि जो भारत की है, उससे ये समझ लीजिए 14 समुद्री मील पर स्थित है। ठीक है, और अभी ये किस प्रकार से इस पे श्रीलंका ने अपना हक जमा के रखा है। श्रीलंका इसे जाफना डिस्ट्रिक्ट का पार्ट मानता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। श्रीलंका इसको जाफना प्रोविंस का हिस्सा मानता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए जाननी ज़रूरी है क्योंकि इससे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि श्रीलंका इसे किस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस का हिस्सा मानता है, तो आपको याद रखना है जाफना प्रोविंस का हिस्सा मानता है। अगर हम बात करें कच्चाथीवू द्वीप निकला कहाँ से, ये एक वॉल्केनिक इरप्शन या फिर एक ज्वालामुखी विस्फोट से बना था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ज्वालामुखी विस्फोट से बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। कब बना था? ये 14th सेंचुरी में बना है, अभी रिसेंट का ही है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम बात करें ये भारत के हिस्से में किस प्रकार से इसको रखा गया था, ये रामनाद साम्राज्य का पार्ट था, ये भी आपको याद रखना है। कच्चाथीवू रामनाद साम्राज्य का हिस्सा था। सत्रहवीं शताब्दी तक, 17th सेंचुरी, जिनकी डायनेस्टी मदुरई में फैली थी। ठीक है, और इसी वजह से, क्योंकि ये रामनाथ साम्राज्य का हिस्सा था, इसी वजह से तमिलनाडु काफ़ी हद तक इस पे हक जताता है कि तमिलनाडु की बात ही नहीं मानी गई जब हमने बात की कच्चाथीवू द्वीप को देने की, किसको? श्रीलंका को,
तब तमिलनाडु की जो तब तत्कालीन सरकार थी उससे किसी प्रकार की वार्ता ही नहीं हुई, ऐसे अभी तमिलनाडु की गवर्नमेंट कहती है। इनफैक्ट अगर सुप्रीम कोर्ट के मामलों की बात करें तो काफ़ी टाइम से 1990 से 1990 से ये मामला बार बार कानूनी मोड़ लेता जा रहा है। पर अभी की जो सरकार है उसका भी कुछ कहना था। अभी जो हमारी तत्कालीन सरकार है, भारत की सरकार है, 2014 में सुप्रीम कोर्ट से जब उससे पूछा गया कि आपका क्या कहना है कच्चा तीवू को लेके, तो उन्होंने साफ कहा, मुकुल रोहतगी जी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि हम यहाँ पे यही कह सकते हैं कि अगर हमें कच्चा तीवू श्रीलंका से वापस लेना है तो हमें किसी न किसी प्रकार की वॉर या फिर युद्ध पे जाना पड़ेगा, तभी हम इसे वापस ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये मदुरई के रामनाथ साम्राज्य जो मदुरई में रूल करते थे उनके अंतर्गत आता था। उसके बाद अगर हम बात करें कॉलोनियल टाइम्स में, ब्रिटिश जब भारत पर राज कर रहे थे तब ये मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट माना जाता था। ठीक है, तो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम्स में ये आपको ध्यान रखना है कि ये किसका पार्ट था, ये मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट माना जाता था। 1921 से इस पे दोनों भारत और श्रीलंका हक जताना चाहते हैं। ठीक है, श्रीलंका का नाम भी याद रखिए क्योंकि श्रीलंका हमारे लिए रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ये कितने क्षेत्रफल इसका क्या है याद रखना है, 285 एकड़। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि ये उत्पन्न कब हुआ था, 14वीं शताब्दी में, 14th सेंचुरी में ये ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा उत्पन्न हुआ था। 17वीं शताब्दी तक इसे मदुराई के रामनाथ साम्राज्य के अंतर्गत इस पर शासन हो रहा था। उसके बाद 1921 की बात करें तब से भारत और श्रीलंका इस पर अपना हक जताते आ रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको यहाँ ये याद रखनी है कि ब्रिटिश टाइम्स पर इसे कॉलोनियल टाइम्स पर मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रूल किया जा रहा था। आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि आखिर यहाँ पे ऐसा है ही क्या जो इतने लोग परेशान हो रहे हैं। पहली बात तो दो सिग्निफिकेंस है इसकी, दो सिग्निफिकेंस। एक तो सामरिक इसकी जो स्थिति है, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि ये चोक पॉइंट पर मौजूद है। जैसे कि आप यहाँ पे कच्चा तीवू आइलैंड देख रहे होंगे तो ये ऐसे जगह पे सिचुएटेड है कि अगर ये जगह चोक कर दी गई, मान लो यहाँ पे किसी प्रकार का बांध लगा दिया गया, तो यहाँ से आयात निर्यात में और आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना के दृष्टिकोण से भी ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि चाइना की आवाजाही बहुत सारे जहाज़ों के इस्तेमाल के बाद हमने देखी है। चाइना कभी ना कभी अपने कोई ना कोई सर्वे वेसल श्रीलंका के पास भेजता आ रहा है ताकि वो किसी न किसी प्रकार से इंडिया पे स्पाई कर सके। तो जब भी हम ऐसी दिक्कतें देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने कच्चा तीवू क्यों दे दिया गया, हमने कच्चा तीवू को क्यों दे दिया। वहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्राइन है, ये एक कैथोलिक श्राइन है जो कि इम्पॉर्टेंट है इंडियन क्रिश्चियंस के हिसाब से। अगर आप इस श्राइन का नाम जानते हैं तो मुझे ज़रूर अपने ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे कोई रहता नहीं है क्योंकि यहाँ पे पानी जो पीने का होना चाहिए उस प्रकार से ऐसा पानी मौजूद ही नहीं है, कोई रिफाइनरी सिस्टम भी नहीं है। जनरली यहाँ पे मछुआरे अपने नेट जो जाल होते हैं मछली पकड़ने के वो सुखाते हैं, तो ज़्यादातर इसी के लिए इस्तेमाल होता है। पर एक श्राइन है, फिर से मैं पूछ रही हूँ, ये कमेंट सेक्शन में मैं पूछ रही हूँ, जितने बच्चे देख रहे हैं अगर इसका आंसर करेंगे नेक्स्ट सेशन जो कि अरुणाचल प्रदेश में मैं लेने वाली हूँ उसमें आपका नाम ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस श्राइन का मुझे आपको नाम बताना है। इसमें जो श्रीलंकन कैथोलिक्स हैं, कैथोलिक क्रिश्चियन होते हैं, वो भी आते हैं रिलीजियस टूर करने के लिए। और अगर हम बात करें इंडियन कैथोलिक क्रिश्चियंस की, उनके लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कच्चा तीवू द्वीप विवाद के बारे में जान लेते हैं। ये जो द्वीप है हमारा, ये किस प्रकार से विवादित है। पहली बात तो इसका जो सामरिक महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। तब की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे दो वजह से दिया था। एक तो तब इसका कोई भी सामरिक महत्व दिखता नहीं था।
नहीं था, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़, हम चाहते थे कि पड़ोसी देश जो हमारा है, जो कि श्रीलंका है, उससे हमारे रिश्ते अच्छे बन सके। ठीक है, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के अंतर्गत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के अंडर इसे दे दिया गया कि अभी इसका कोई सामरिक महत्व तो है नहीं। तब चाइना इतनी तेज़ी से अपना प्रभाव इंडियन ओशन में नहीं बढ़ा रहा था, तो तब की गवर्नमेंट को हम इसीलिए कह सकते हैं कि विजनरी नहीं हो पाई। और दूसरी चीज़, वो ये भी देखना चाहते थे कि कोई बात नहीं, यहाँ श्रीलंका से हमारे रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। तो इसे किस प्रकार से दे दिया गया? 1974 से लेके 1976 में एक मेरीटाइम बाउंड्री अग्रीमेंट साइन हुई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1974 से लेके 1976 में भारत और श्रीलंका के बीच एक मेरीटाइम यानी कि समुद्री बाउंड्री अग्रीमेंट साइन हुआ, और इस अग्रीमेंट के अंतर्गत इसे दे दिया गया, कच्चा थीवू द्वीप को श्रीलंका को दे दिया गया। पर अभी भी यहाँ पे मछुआरे अपने जाल सुखा सकते थे। और अगर हम बात करें, जो मैंने कैथोलिक श्राइन का नाम लिया था, मतलब बताया था कि आपको ये कैथोलिक श्राइन है, जिसका नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, वहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म हो सकता था। तो इस प्रकार से दोनों ही कंट्रीज़ खुश थी कि चलो ठीक है, अगर हम यहाँ पे अगर बात करें, दे भी दिया है, तो मछुआरे यहाँ अपना जाल सुखा सकते हैं। और आसपास के जो पानी है, कच्चा थीवू के आसपास के जो वाटर्स हैं, यहाँ पे मछुआरे मछली पकड़ सकते हैं। इस प्रकार से एक सोच रखी गई थी 1974-1976 में। अब यहाँ पे मामला क्या फंसता है कि जो तब की तत्कालीन सरकार थी तमिलनाडु में, वो कहती है कि 1976 में अगर हमने एक फाइनल अग्रीमेंट की श्रीलंका के साथ, उस समय इमरजेंसी चल रही थी। ठीक है, उस समय पे इमरजेंसी चलने की वजह से जो मेन पावर थी, जिस गवर्नमेंट के पास मेन पावर थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट थी। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने तमिलनाडु की गवर्नमेंट से कोई सलाह मशवरा, कोई भी अग्रीमेंट की ही नहीं कि आप क्या इस जगह को देना चाहते हैं श्रीलंका को, तब हम कैसे मान लें, तमिलनाडु कह रहा, तब हम कैसे मान लें कि ये एक संवैधानिक अग्रीमेंट हुई है, ये किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल अग्रीमेंट हो ही नहीं रहा है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनली तो हमारा पूरी तरह से हमारा हक छीन लिया, क्योंकि उस समय इमरजेंसी की सरकार थी। तो वर्ष 1974 की श्रीलंकाई राष्ट्रपति श्रीमोवे भंडारनायके के साथ 1974 से 76 के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। पर कच्चा थीवू पर तमिलनाडु बिल्कुल भी सहमत नहीं था, नहीं है। होगा कि नहीं वो हमें देखना ज़रूरी है। अभी जो सरकार, जो अभी की सरकार है, काफ़ी सारे आरोप लगा रही है कि डीएमके ने मिलके कांग्रेस के साथ कच्चा थीवू को दे दिया। अब कांग्रेस कह रही है, उसके अलग पक्ष हैं कि शायद अभी की गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं है जिसकी वजह से वो दिखा सके कि उसको लोकसभा चुनाव में क्यों चुनना चाहिए। डीएमके की सरकार भी कह रही है कि जब आपने खुद ही कहा था मुकुल रोहतगी के द्वारा 2014 में, अभी की गवर्नमेंट ने मुकुल रोहतगी के द्वारा कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया कि अभी की स्थिति क्या है कच्चा थीवू की, मुकुल रोहतगी ने कहा था कि हमें वॉर पे जाना पड़ेगा श्रीलंका के साथ। और यही दिक्कत है कि यहाँ पे हमारे पास एक क्लियर नैरेटिव नहीं बन के आ रहा है। पर तमिलनाडु ने 1991 में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा समझौते के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें साफ साफ लिखा था कि इस समझौते को वो नहीं मानते हैं। दूसरी चीज़, वर्ष 2008 में तत्कालीन जो सीएम थी वहाँ की, जयललिता जी, उन्होंने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाया था। कहा था कि ये असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ था। दूसरी चीज़, 1976 में इमरजेंसी की सरकार चल रही थी, उस समय सारी पावर जो थी वो केंद्र सरकार के पास थी। इस वजह से हम इस बात को नहीं मानते हैं कि कच्चा थीवू को दे दिया गया, तो असंवैधानिक बताया था। फिर वर्ष 2014 में क्या हुआ कि अभी जो हमारी गवर्नमेंट है उससे पूछा गया कि आप कच्चा थीवू की स्थिति को लेकर क्या कहते हैं,
तो गवर्नमेंट ने कहा कि सारे राइट्स हमने छोड़ दिए हैं कच्चाथीवू के आइलैंड पे, और कच्चाथीवू आइलैंड के ऊपर लेके कच्चाथीवू द्वीप को लेके हमारा कोई अधिकार नहीं है। अगर हमें इसे वापस लेना है तो हमको वॉर पे जाना पड़ेगा, हमें युद्ध करना पड़ेगा श्रीलंका से, तभी हमें अब वो वापस मिलेगा। तब तक नहीं मिलेगा जब तक या हम कोई और एग्रीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, 2022 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार को कच्चाथीवू द्वीप को वापस लेने के लिए एक अर्जी भी लिखी थी। तो कच्चाथीवू हम देख रहे हैं अभी नहीं, 2-3 साल पहले से ही काफ़ी हद तक क्वेश्चन में रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे मछुआरों की है। तो चलो, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा 2008 में। 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयाललिता जी ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया। कहा कि 1976 में तो इमरजेंसी की सरकार थी, तो इस वजह से हम इस इशू को बायलैटरल नहीं मान सकते, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और दूसरी चीज आपको यहाँ ये बता दूं कि जो आर्टिकल 3 है, अनुच्छेद 3, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसके अंतर्गत आप अपना कोई भी, भारत अपना कोई भी हिस्सा किसी और देश को नहीं दे सकता। ये बेरूबरी यूनियन केस में बता दिया गया था। ये बेरूबरी यूनियन केस में बताया था। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। पर हमने क्या किया? हमने बायलैटरल अग्रीमेंट करके, मेरीटाइम बायलैटरल अग्रीमेंट करके दो देशों के बीच एक सहमति आई, उसके द्वारा दिया गया है। पर ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि साफ साफ लिखा है कि अगर बेरूबरी यूनियन केस के बारे में बात करें, उसमें साफ साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर आपको अपना कोई भी हिस्सा, अधिकृत हिस्सा देना है किसी अन्य देश को, तो आपको आर्टिकल या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे संशोधन करना पड़ेगा। पर संशोधन इस केस में, कच्चाथीवू के केस में नहीं हुआ। इस वजह से इसे असंवैधानिक बताया जा रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या क्या हुई? पहली बात तो यहाँ पे इमरजेंसी की गवर्नमेंट थी, इस वजह से हम इस बायलैटरल अग्रीमेंट को नहीं मानते, ऐसा तमिलनाडु की अभी की गवर्नमेंट कह रही है। दूसरी चीज़, बेरूबरी यूनियन केस में साफ साफ बताया गया था कि अगर आपको अपना कोई भी अधिकृत हिस्सा दूसरे देश को देना है, तो आपको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन करना पड़ेगा, जो कि नहीं हुआ। क्योंकि आर्टिकल 3 या अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि आप अपना अधिकृत हिस्सा नहीं दे सकते। मतलब इस प्रकार से कोई प्रावधान अनुच्छेद 3 में नहीं है, पर अनुच्छेद 368 में है कि पार्लियामेंट अगर कोई बिल पास करता है इसको लेके 368 के अंतर्गत, तब हो सकता है, जो कि ये सब नहीं हुआ। इस वजह से हमने क्या देखा कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट तब से आज तक इसको नहीं मान रही है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय मछुआरों के सामने वाली जो बाधाएं आती है बहुत ज़्यादा हैं। पहली बात तो, भारतीय मछुआरे जो हैं, भारतीय मछुआरे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐतिहासिक रूप से जो पाक जलडमरू मध्य है, जो पाक स्ट्रेट है, वहाँ पे मछलियाँ पकड़ते हैं। और कभी कभी इसी के द्वारा क्या होता है, अगर ये ऐसा काम करते हैं, आसपास कभी कभी ये श्रीलंका के पानी के एरिया में चले जाते हैं, श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में चले जाते हैं। इस वजह से ये पकड़े जाते हैं, डिटेंशन सेंटर्स में इनको रख दिया जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा सवाल उठने लगता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप शायद अभी ठीक नहीं हो रहा है। पर अगर हम बात करें क्या कच्चाथीवू वापस लेने से
भारत को सहायता मिल जाएगी अपने मछुआरों को संरक्षित करने में? आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, क्योंकि श्रीलंका बहुत बुरी तरह से ट्रॉलर्स का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जो मछलियाँ कच्चातीवू आइलैंड के मिलने के बाद ही मिल सकती हैं वो नहीं मिलेंगी, क्योंकि श्रीलंका के पास बेटर ट्रॉलिंग कैपेसिटी है। इस वजह से मछुआरों के लिए कोई बहुत बड़ी सुविधा नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे बात आ रही है भारत की छवि की। भारत क्यों इस समय काफ़ी हद तक परेशान है वो भी हम बताएंगे, पर आप एक डेटा देख लीजिए। अभी जब ट्वीट हुआ था, डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया था उस ट्वीट के द्वारा कि श्रीलंका के अधिकारियों ने पिछले 20 वर्षों में कम से कम 6184 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया है, और उनके जहाज़ों को भी, जिस वेसल से वो मछलियाँ पकड़ने जाते थे, उनको भी अपने अधिकार में ले लिया था। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है 2015 का। कांग्रेस अब कह रही है कि जब 2015 में आपने बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया था, तब ये सब कहाँ था? तब ये कहना कि हमने अपना क्षेत्र दे दिया, वो सब कहाँ था? 2015 में बांग्लादेश और भारत ने मिलके एक्सचेंज ऑफ एक्सक्लेव्स किए थे, यानी कि कुछ क्षेत्र जो वैसे बांग्लादेश के पार्ट होने चाहिए पर इंडिया के अंतर्गत आते थे, और कुछ इंडियन क्षेत्र जो बांग्लादेश के अंतर्गत आते थे वो इंडिया के अंतर्गत आने चाहिए थे, उनका एक्सचेंज हुआ था। 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, जिसकी वजह से 162 एनक्लेव्स और 111 इंडियन और रेस्ट, जिसमें से 162 में से 111 भारतीय थे और 51 बांग्लादेशी थे, उनका एक्सचेंज हुआ था। तब अभी जो सरकार जितने आरोप लगा रही है, ऑपोजिशन ऐसे कह रही है, तब ये बातें कहाँ थी? अब मुकुल रोहतगी ने कहा है कि बातें तब ये इसलिए नहीं थी क्योंकि पहली बात तो यहाँ हमने एक्सचेंज किया है। अगर हम बात करें कच्चा तीवू की, तो कोई एक्सचेंज नहीं था। ऐसा नहीं था कि हम श्रीलंका को कच्चा तीवू दे रहे हैं तो श्रीलंका हमें कुछ रिटर्न में दे रहा है। ये एक बहुत बड़ी इशू हुई है यहाँ पे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को लेके, जो कांग्रेस कह रही है। पर अभी हम कच्चा तीवू के लिए इतने परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि कच्चा तीवू काफ़ी हद तक भारत के सामरिक सुरक्षा के लिए, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अभी चाइना श्रीलंका के साथ ऐसे रिश्ते अपने बना रहा है कि लगातार जो सर्वे वेसल्स हैं जो इंडिया के ऊपर स्पाई कर सकती हैं, जासूसी कर सकती हैं, वो श्रीलंका के वाटर्स में, श्रीलंका के बंदरगाहों में, पोर्ट्स में प्रेजेंट हो रही हैं, जिसकी वजह से इंडिया को एक थ्रेट है। क्यों थ्रेट है? क्योंकि ऑब्वियसली अभी स्थिति सही नहीं है इंडियन ओशन रीजन में। लगातार अगर हम एक साल में देखें तो 10 से 12 चाइनीज़ शिप्स हर साल देखने को मिल रही हैं पिछले कुछ सालों में, जिसकी वजह से इंडिया को ऐसा लग रहा है कि चाइना क्या करना चाह रहा है। चाइना पूरी तरह से भारत को अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से घेरना चाह रहा है, जो कि सत्य है। देखो, 2 चाइनीज़ सर्वेलांस वेसल्स हैं, जियांग यांग होंग 1 और जियांग यांग होंग 2। ये कोलंबो की तरफ पहले आते हैं, उसके बाद ये जाते हैं अपने अलग अलग क्षेत्रों में। वहाँ पे क्या करते हैं? वहाँ पे बोलते हैं कि हम सर्वे करने आ रहे हैं, हम देखने आ रहे हैं कि ओशन के वाटर्स का टेम्परेचर सही है ना, हम देखने आ रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज और हाइड्रोलॉजी का क्या संबंध है। बट असल में ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी तरह से इंडिया के ऊपर स्पाई करने आ रहे हैं, इंडिया के ऊपर जासूसी करने आ रहे हैं, और अगर इनको मौका मिला तो यहाँ पे ये फेक आइलैंड्स भी बना सकते हैं, जिसकी वजह से इंडिया की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर होने वाली है। मैं हर बार कह रही हूँ कि 2030 से 35 से पहले आप एक वर्ल्ड वॉर फिर से देखने वाले हैं, क्योंकि स्थिति कुछ सही नहीं लग रही है। स्थिति यहाँ पे ऐसी हो गई कि कोई गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है जिसको हम अग्री कर सके, कोई रिस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे की टेरिटरी की। तो भारत के लिए आगे का रास्ता सबसे ज़रूरी तो ये है जानना, क्या श्रीलंका वापस करेगा कच्चा तीवू आइलैंड की नहीं। देखो, पहली बात तो श्रीलंका ने कहा है कि कोई भी ऑफिशियल रिक्वेस्ट या स्टेटमेंट नहीं आई है उनके पास, कोई भी ऑफिशियल रिक्वेस्ट नहीं आई है कि कच्चा तीवू को वापस कर दिया जाए। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अगर भारत ने खुद ब खुद जो मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट 1974 में साइन की थी, उस पर अगर भारत ने खुद ही से कहा कि हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं, तो ये भारत की छवि खराब करेगी, भारत की छवि पर बहुत बुरा असर आएगा। पर असर अगर
1974 के अग्रीमेंट को भारत ने नकार दिया। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें श्रीलंका के साथ बैठ के पहली बात तो ये बात करनी चाहिए, तो एक डिप्लोमेटिक चैनल लेना चाहिए। डिप्लोमेटिक चैनल से ही हम श्रीलंका के साथ ये इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने खुद ब खुद ये फैसला लिया कि हमको इस अग्रीमेंट को नहीं मानना है, तो चाइना और श्रीलंका के संबंध भी बहुत जोर पकड़ सकते हैं। चाइना और श्रीलंका कैन गेट क्लोजर, क्योंकि अब क्या होगा, भारत श्रीलंका के लिए खतरा बनने लगेगा। 2016 में श्रीलंका बोल चुका है कि हम कच्चातीवू द्वीप वापस नहीं करेंगे। तो अगर इस प्रकार से चीज़ें हुई कि भारत ने श्रीलंका को कहीं ना कहीं एक तरह से प्रेशर डालना शुरू कर दिया, तो चाइना और श्रीलंका इससे करीब आ सकते हैं, और इस समय भारत इस स्थिति में नहीं है कि इस यूनियन को झेल सके। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसका सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना होगा। कच्चातीवू द्वीप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कच्चातीवू द्वीप बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। कच्चातीवू द्वीप को लेकर भारत और चीन के मध्य विवाद है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सत्य हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। दूसरा क्वेश्चन ये आपके मेंस के लिए है, ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन के लिए है। हाल ही में चर्चा में रहा कच्चातीवू द्वीप विवाद के प्रमुख कारणों को बताते हुए भारत के संदर्भ में इसका समाधान के उपायों पर चर्चा करें। ये 150 शब्दों में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको लिखें और जल्द से जल्द आप अपनी तैयारी शुरू करें। हम ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। धन्यवाद।